21 अप्रैल को भारत में नेशनल सिविल सर्विसेज डे के तौर पर मनाया जाता है। सिविल सर्वेंट्स भारत में एडमिनिस्ट्रेशन की बैकबोन होते हैं और ये दिन देश की प्रशासनिक सेवा में लगे सिविल सर्वेंट्स के कंट्रीब्यूशंस को रिकॉग्नाइज करने के मकसद से मनाया जाता है। भारत में इस दिन को मनाने की शुरुआत 2006 से हुई थी। इसे 21 अप्रैल को मनाए जाने के पीछे एक इतिहास है। दरअसल स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के पहले बैच के प्रोबेशनल ऑफिसर्स को दिल्ली के मेटकॉफ हाउस में 21 अप्रैल 1947 को संबोधित किया था। उन्होंने सिविल सर्वेंट्स को स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया का दर्जा दिया था। देखिए, सिविल सर्वेंट्स की नियुक्ति की प्रक्रिया केंद्र के स्तर पर यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा और राज्य के स्तर पर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा की जाती है। आप में से बहुत से लोग इन सेवाओं की तैयारी करते भी होंगे, बहुत लोगों को एग्जाम के पैटर्न की जानकारी भी होगी, लेकिन मुझे लगता है कि सिविल सर्विसेज डे एक अच्छा मौका है जब मैं आपको केंद्र के स्तर पर यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन यानी सीएससी के पैटर्न से रूबरू करा दूं। राज्य के स्तर पर होने वाली परीक्षाओं में आमतौर पर प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के 3 चरण होते हैं, लेकिन इनके करवाने का तरीका अलग अलग होता है। केंद्र के स्तर पर यूपीएससी आमतौर पर सीएससी का नोटिफिकेशन या अधिसूचना जनवरी या फरवरी के महीने में जारी करती है। जैसे 2025 के एग्जाम के लिए नोटिफिकेशन 22 जनवरी 2025 को जारी किया गया था। यह परीक्षा हर साल आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस समेत 20 अन्य ग्रुप ए और ग्रुप बी सर्विस में भर्ती के लिए आयोजित की जाती है और यह परीक्षा 3 चरणों में आयोजित होती है। पहले चरण को कहते हैं प्रारंभिक परीक्षा यानी प्रीलिम्स यानी पीटी। यह परीक्षा ऑब्जेक्टिव टाइप की होती है और इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, एमसीक्यू पूछे जाते हैं। परीक्षा में 2 पेपर होते हैं। एक पेपर होता है जनरल स्टडीज का, दूसरा पेपर है कॉम्प्रिहेंशन, लॉजिकल रीजनिंग, बेसिक मैथ, डिसीजन मेकिंग जैसे सवालों का, जिसको सीसेट कहते हैं। दोनों पेपर 2 घंटे और 200 मार्क्स के होते हैं। दूसरा वाला पेपर, जिसे आम बोलचाल में मैंने बताया सीसेट कहते हैं, यह पेपर क्वालिफाइंग नेचर का होता है और उसमें 33% स्कोर करना जरूरी होता है, लेकिन इसके मार्क्स मेरिट बनाने में योगदान नहीं देते। ऐसे समझिए कि प्रीलिम्स पास करने के लिए आपको इस एग्जाम में कम से कम 33% स्कोर करना है। बाकी कट ऑफ का जो निर्धारण होगा प्रीलिम्स के स्तर पर, वो जीएस पेपर 1 के मार्क्स से होता है। प्रीलिम्स एक छंटनी की परीक्षा है। मतलब आप, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है आपको मेंस एग्जाम के लिए सेलेक्ट करना। तो बहुत सारे लोग प्रीलिम्स के एग्जाम से बाहर हो जाते हैं। इस परीक्षा को पास करके आप केवल मेंस एग्जाम देने के योग्य बनते हैं। फाइनल एग्जाम के कट ऑफ में इसके भी मार्क्स नहीं जोड़े जाते और दूसरे स्तर पर मेंस एग्जाम होता है। यह एक डिस्क्रिप्टिव टाइप यानी लिखित परीक्षा है। इसमें कुल 9 पेपर होते हैं, जिनमें से 7 पेपर आपकी मेरिट बनाते हैं और 2 पेपर होते हैं क्वालिफाइंग नेचर के। क्वालिफाइंग पेपर्स में एक तो भारतीय भाषा का पेपर हो गया और दूसरा अंग्रेजी भाषा का पेपर है। भारतीय भाषा का चुनाव आप संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं में से करते हैं। 7 पेपर जिनसे मेरिट तय होती है, उनमें 4 पेपर होते हैं जनरल स्टडीज के विषयों के। बाकी के 2 पेपर वैकल्पिक विषय या फिर ऑप्शनल सब्जेक्ट के होते हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की एक सूची नोटिफिकेशन के साथ ही जारी की जाती है। उसमें से किसी एक विषय का चुनाव एस्पिरेंट्स को करना होता है। मेंस परीक्षा कुल 1750 मार्क्स की होती है। इस लिखित परीक्षा को पास करने के बाद पर्सनैलिटी टेस्ट या फिर इंटरव्यू होता है और यह परीक्षा का अंतिम पड़ाव है। यह परीक्षा 275 मार्क्स की होती है। यह मौखिक परीक्षा होती है। इंटरव्यू बोर्ड के सदस्य सवाल करते हैं, उनके आंसर्स एस्पिरेंट को देने होते हैं। इंटरव्यू में नॉलेज से कहीं ज्यादा एस्पिरेंट्स की पर्सनालिटी, एटीट्यूड और कॉन्फिडेंस आदि को परखा जाता है। परीक्षा में शामिल होने के लिए योग्यता है कि आप देश की किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हों। आयु सीमा और अटेम्प्ट हर कैटेगरी के लिए अलग अलग है। मैं जनरल कैटेगरी या सामान्य श्रेणी की बात कर लूं तो आयु सीमा न्यूनतम 21 साल और अधिकतम 32 साल है। सामान्य श्रेणी के एस्पिरेंट्स इस एग्जाम को 6 बार दे सकते हैं। ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरीज को आयु सीमा और अटेम्प्ट्स में छूट भी दी गई है। मैंने अपनी तरफ से पूरे एग्जाम के प्रोसेस को समराइज करने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी कोई डाउट हो तो उस स्थिति में आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। पोप फ्रांसिस का 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। पोप फ्रांसिस के निधन की सूचना वेटिकन सिटी ने कंफर्म कर दी है। पोप फ्रांसिस रोमन कैथोलिक चर्च के सर्वोच्च पोप थे। अर्जेंटीना से ताल्लुक रखने वाले पोप फ्रांसिस रोमन कैथोलिक चर्च को लीड करने वाले पहले लैटिन अमेरिकन थे। वे इस पद पर मार्च 2013 में नियुक्त हुए थे। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत दुनिया के नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। एक बार हम रोमन कैथोलिक चर्च के सिस्टम की हायरार्की को समझ लेते हैं। इस व्यवस्था में शीर्ष पर पोप होते हैं, वो कैथोलिक चर्च के लीडर होते हैं। जिस पद पर पोप फ्रांसिस थे
पोप वेटिकन सिटी के राज्य अध्यक्ष भी होते हैं। इनका चुनाव कार्डिनल्स करते हैं, जो इस व्यवस्था में दूसरे पायदान पर आते हैं। कार्डिनल्स के बाद आर्क बिशप्स यानी प्रधान पादरियों का स्थान आता है। आर्क बिशप्स इनके नीचे के पायदान में आने वाले बिशप्स में से ही कुछ मुख्य बिशप्स होते हैं। बिशप के बाद प्रीस्ट यानी पादरी का स्थान आता है। इसके बाद हायरार्की में डिकॉन यानी छोटे पादरी आते हैं और आखिर में आम लोग होते हैं, जिन्हें इस व्यवस्था में लेइटी कहा जाता है। रोमन कैथोलिक चर्च की व्यवस्था के मुताबिक यदि पोप की मृत्यु हो जाती है या वे पद से रिजाइन कर देते हैं तो नए पोप को चुनने की एक डिटेल्ड प्रोसीजर है। जब पोप की मृत्यु होती है तो एम्प्टी सीट का पीरियड लागू होता है। ये वो पीरियड है जिसमें वेटिकन सिटी में स्थित सेंट पीटर चर्च में पोप की सीट खाली होती है। ये पीरियड कुछ हफ्तों तक चलता है। इसमें पोप की डेड बॉडी को स्टेट के सामने रखा जाता है, उनकी फ्यूनरल को आयोजित किया जाता है। इसके बाद कार्डिनल्स कॉन्क्लेव की तैयारी करते हैं। ये कॉन्क्लेव नए पोप के चुनाव के लिए आयोजित किया जाता है। कॉन्क्लेव की यह परंपरा करीब 800 साल पुरानी है। ये कॉन्क्लेव सीड वेकेंट के तकरीबन 15 से 20 दिन के बाद आयोजित किया जाता है। इसमें रोमन कैथोलिक के दुनिया भर के कार्डिनल्स वेटिकन सिटी में मीटिंग के लिए एकत्रित होंगे। वर्तमान में 252 कार्डिनल्स मौजूद हैं, जिनमें से 138 ही नए पोप के चुनाव में वोट कर सकेंगे। ऐसा क्यों है? दरअसल 1975 में एक नियम लाया गया था जिसके मुताबिक 80 साल से ऊपर के कार्डिनल्स वोट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। जैसे वर्तमान में भारत में 6 कार्डिनल्स मौजूद हैं, जिसमें से 5 कार्डिनल्स इस चुनाव में वोट डालने के लिए एलिजिबल हैं। कॉन्क्लेव के शुरू होते ही कार्डिनल्स को आउटसाइड वर्ल्ड से बिल्कुल कट ऑफ कर दिया जाता है। वेटिकन के अंदर ही उनके रहने की व्यवस्था होती है, जहां पर टीवी, मोबाइल, न्यूज़पेपर, रेडियो सब कुछ बैन होता है। ये बैन कॉन्क्लेव के पूरा होने तक जारी रहता है। जैसे ही नए पोप का नाम डिसाइड कर लिया जाता है, वेटिकन स्थित सिस्टीन चैपल की चिमनी से व्हाइट स्मोक या सफेद धुआं निकलता है। यह धुआं बाहरी दुनिया को यह संदेश देने के लिए होता है कि नए पोप का चुनाव हो गया है। अगर आप आईएएस की तैयारी करते हैं तो आपके पास है एक सुनहरा मौका। आईएएस की संपूर्ण तैयारी को ध्यान में रखकर स्टडी IQ लेकर आया है नया फाउंडेशन कोर्स, जिसमें आपको कराई जाएगी प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी। फाउंडेशन कोर्स में आपको 1000 घंटों से ज्यादा की लाइव क्लासेस, 1-to-1 मेंटोरशिप, डेली करंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज, सीसेट की क्लासेस, प्रीलिम्स और मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम तो मिलता ही है। साथ ही सबसे बड़ी सुविधा के तौर पर आपको मिलती है प्रीलिम्स पास करने पर पूरी फीस वापस की गारंटी। इसके अलावा टेस्ट में टॉप करने पर आपको हर महीने मिलेगा 11,000 रुपीज जीतने का मौका। तो तुरंत कीजिए अमृत लाइव कोड का यूज और जुड़िए सबसे कम प्राइस में हमारे बैच के गोल्ड, प्लैटिनम और डायमंड प्लान के साथ। अगर फिर भी कुछ कंफ्यूजन हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर दीजिए या फिर amrit@studiiq.com पर मुझे मेल कर दीजिए। भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार यानी CEA अनंत नागेश्वरन ने जॉब्स को लेकर कोलंबिया इंडिया समिट के दौरान एक महत्वपूर्ण बयान दिया। उनके मुताबिक भारत को अगले 10 से 12 सालों तक हर साल 8 मिलियन जॉब्स जनरेट करने की जरूरत है। ये बात उन्होंने 2047 तक देश के विकसित भारत 2047 के विजन के मद्देनजर कही है। गौरतलब है कि भारत सरकार ने साल 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने का लक्ष्य तय किया है। इसके अलावा देश की GDP में विनिर्माण सेक्टर की हिस्सेदारी को बढ़ाने की बात कही है। विकसित भारत के लक्ष्य के रास्ते में उन्होंने सबसे बड़ी चुनौती देश की बड़ी जनसंख्या को बताया। साथ ही इस बड़ी जनसंख्या के लिए बाहर के देशों में वो जॉब्स अपॉर्चुनिटीज नहीं है जो पिछले 30 सालों से मौजूद थी। इसलिए देश में जॉब्स क्रिएशन पर सबसे ज्यादा फोकस की जरूरत है। साथ ही भारत को अपनी वर्किंग पॉपुलेशन को AI जैसी तकनीक वाली दुनिया के लिए तैयार करना होगा। CEA के मुताबिक भारत ने कोविड के बाद अपनी ग्रोथ रेट 8% के आसपास मेंटेन की है। हालांकि हालिया समय में इस ग्रोथ रेट को मेंटेन कर पाना एक मुश्किल टास्क है, लेकिन फिर भी अंकटाड यानी UN ट्रेड एंड डेवलपमेंट ने अपनी हालिया रिपोर्ट में 2025 में भारत की ग्रोथ रेट 6.5% के करीब आंकी है, जो कि वैश्विक स्तर पर चल रही मंदी के लिहाज से एक अच्छा नंबर है। आपको बता दें कि CEA भारत सरकार में सचिव के स्तर का पद है। CEA भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग के आर्थिक प्रभाग के प्रमुख होते हैं। विश्व आर्थिक मंच यानी WEF के संस्थापक क्लॉस श्वाब ने बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के प्रमुख के पद से इस्तीफा दे दिया है। वे 87 साल के हैं और उन्होंने अपनी उम्र का कारण बताते हुए पद से इस्तीफा दिया। इसके बाद WEF ने एक अपॉइंटमेंट कमेटी गठित की है जो कि नए प्रमुख का चुनाव करेगी। तब तक इस पद पर अंतरिम प्रमुख के तौर पर पीटर ब्रेबेक लेटमैथ को नियुक्त किया जाएगा। आपको बता दें कि विश्व आर्थिक मंच पब्लिक प्राइवेट कॉर्पोरेशन के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसका गठन 1971 में क्लॉस श्वाब के द्वारा एक नॉट फॉर प्रॉफिट फाउंडेशन के तौर पर हुआ था। 2015 में स्विट्जरलैंड ने इसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर पब्लिक प्राइवेट कॉर्पोरेशन का दर्जा दिया था।
इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। इसका मुख्य मकसद नीति निर्माताओं और प्रमुख कॉरपोरेट फर्म्स के लिए फोरम मुहैया कराना था, जहां पर ये वैश्विक मुद्दों पर चर्चा कर सकें। ये संस्था कई रिपोर्ट्स पब्लिश करती है, जिनमें से ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट आदि प्रमुख है। 2009 में यूपीएससी द्वारा पूछे गए एक सवाल को देखिए। सवाल ये पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन विश्व आर्थिक मंच के संस्थापक हैं? क्लॉस श्वाब, जॉन केनेथ गैलब्रेथ, हॉबर्ट जोलिक या फिर पॉल क्रुगमैन। आइए अब जल्दी से देखें आज का टर्म ऑफ द डे। आज का टर्म ऑफ द डे है योग। योग एक प्राचीन शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक प्रैक्टिस है जिसकी उत्पत्ति भारत में हुई थी। योग शब्द संस्कृत से लिया गया है और इसका अर्थ है जुड़ना या एकजुट होना, जो शरीर और आत्मा के मिलन का प्रतीक है। और ये मिलन होता है कुछ आसन, प्राणायाम, मेडिटेशन और नैतिक सिद्धांतों के जरिए। 21 जून का दिन दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के तौर पर मनाया जाता है। यूएन में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का प्रस्ताव भारत की तरफ से ही पेश किया गया था और इस प्रस्ताव को रिकॉर्ड 175 देशों का समर्थन मिला। 11 दिसंबर 2014 को यूएन ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का प्रस्ताव स्वीकार किया। पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस साल 2015 में आयोजित किया गया था। वहीं 2016 में योग को यूनेस्को की रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में शामिल किया गया है। पहला सवाल है ऑपरेशन अटलांटा संबंधित है यूएसए से, यूरोपियन यूनियन से, भारत से या फिर चीन से। अगला प्रश्न है हाल ही में पोप फ्रांसिस का निधन हो गया, वे किस देश से संबंधित थे? अर्जेंटीना, मैक्सिको, इटली या फिर स्पेन। पहला सवाल था मोइदाम्स क्या है? प्राचीन मंदिर, किले, अहोम राजवंश के दफन टीले या फिर व्यापारिक चौकियां। सही जवाब है विकल्प सी यानी अहोम राजवंश के दफन टीले। दूसरा प्रश्न था खबरों में रही V2G तकनीक संबंधित है क्वांटम कंप्यूटिंग से, इलेक्ट्रिकल व्हीकल से, खाद्य प्रसंस्करण से या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। सही जवाब है विकल्प बी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल से। 22 अप्रैल को दुनिया भर में विश्व पृथ्वी दिवस यानी वर्ल्ड अर्थ डे मनाया जाता है। साल 2025 के लिए इस दिन की थीम आवर पावर आवर प्लैनेट रखी गई है। पहला विश्व पृथ्वी दिवस 1970 में मनाया गया था। यह आयोजन यूएसए में किया गया था। हालांकि ये वो दौर था जब इंडस्ट्रीज में चिमनी से निकलता धुआं किसी देश की समृद्धि का प्रतीक माना जाता था। विकास की दौड़ में लोग पर्यावरण की बर्बादी पर ध्यान नहीं दे रहे थे। ऐसे वक्त में यूएसए के सीनेटर गेलॉर्ड नेल्सन के मन में विचार आया कि भाई औद्योगिकीकरण से पृथ्वी के पर्यावरण को नुकसान हो रहा है और इसके बारे में लोगों को एजुकेट किया जाना जरूरी है। गेलॉर्ड नेल्सन को पृथ्वी दिवस के संस्थापक के तौर पर जाना जाता है। 1990 से इसका आयोजन वैश्विक स्तर पर किया जाता है। देखिए, इस दिन को मनाने का मकसद है कि लोग बढ़ रहे वैश्विक तापमान, प्रदूषण और घटती जैव विविधता को बचाने का प्रयास करें। हर साल हम पर्यावरण दिवस, पृथ्वी दिवस, जल दिवस, वन दिवस, जैव विविधता दिवस जैसे तमाम दिन मनाते हैं। कितनी ही अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं साल दर साल बड़े स्तर पर इसका आयोजन करती हैं। मकसद है कि पृथ्वी को बढ़ते तापमान और जलवायु परिवर्तन के संकट से बचाना है। इन दिनों की थीम और डेट याद करने के अलावा क्या आपने ये जानने की कोशिश की है कि आप इस दिन को कैसे मना सकते हैं या आप पृथ्वी के बढ़ते तापमान को कम करने में कैसे योगदान दे सकते हैं? ये पृथ्वी हमारा घर है, रहने लायक बनी रहे, इसके लिए हमें कुछ प्रयास तो करने चाहिए। जैसे कि आप अपने एसी का टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस पर सेट कर सकते हैं। एसी का 24 डिग्री सेल्सियस तापमान कूलिंग के लिए पर्याप्त है और क्लाइमेट फ्रेंडली भी है। सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग बंद करके ऐसे विकल्पों पर जा सकते हैं जो पर्यावरण के लिहाज से सस्टेनेबल हो। घरों में क्लीनिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले केमिकल्स के बजाय नेचुरल क्लीनर्स जैसे कि विनेगर, बेकिंग सोडा, नींबू आदि का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लास्टिक का इस्तेमाल कम कर सकते हैं। फास्ट फैशन के दौर में शॉपिंग सिर्फ शो ऑफ के लिए मत कीजिए, वही चीजें खरीदिए जिनकी आपको वाकई जरूरत है। इनके अलावा आपके भी कोई सुझाव हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। पीएफआरडीए यानी पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एक सूचना जारी की जिसके मुताबिक 31 मार्च 2025 तक अटल पेंशन योजना में 7.6 करोड़ लोगों ने एनरोल किया है। पीएफआरडीए के आंकड़ों के मुताबिक बीते 3 वित्त वर्षों से लगातार हर साल 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने इस योजना में एनरोल किया है। देखिए, अटल पेंशन योजना एपीवाई भारत में 1 जून 2015 से लागू है। इसका मकसद असंगठित क्षेत्र यानी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के कामगारों को सामाजिक सुरक्षा मुहैया कराना है। इस योजना का प्रबंधन नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत पीएफआरडीए के द्वारा किया जा रहा है। इस योजना में शामिल होने के लिए व्यक्ति को भारतीय और 18 से 40 साल की उम्र का होना चाहिए। अक्टूबर 2022 से एक नया नियम लागू किया गया और इसके तहत कोई भी नागरिक जो आयकर दाता है
या रहा है, एपीवाई योजना में शामिल होने के लिए पात्र नहीं होगा। योजना के तहत सब्सक्राइबर को 60 साल की आयु के बाद 1,000 रुपए से लेकर 5,000 रुपए तक की आजीवन न्यूनतम गारंटीड पेंशन प्राप्त होगी। पेंशन का निर्धारण सब्सक्राइबर द्वारा किए गए कंट्रीब्यूशन से निर्धारित होगा। सब्सक्राइबर की मौत के बाद इतनी ही पेंशन स्पाउस यानी पति या पत्नी को दी जाएगी। पति या पत्नी की मौत की स्थिति में यह पेंशन नॉमिनी को 60 साल की उम्र तक प्रदान की जाएगी। आपको बता दें कि पीएफआरडीए एक सांविधिक संस्था है। इसका गठन द पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 2013 के जरिए किया गया। इस खबर की अहमियत को समझने के लिए 2016 में यूपीएससी द्वारा पूछे गए एक सवाल पर गौर करिए। प्रश्न पूछा गया था, अटल पेंशन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है। ये एक न्यूनतम गारंटी पेंशन योजना है जो असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को लक्ष्य बनाती है। परिवार का केवल एक ही सदस्य इस योजना में शामिल हो सकता है। सब्सक्राइबर की मृत्यु के बाद जीवन साथी को आजीवन पेंशन की समान राशि आवंटित होती है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना था। केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3। अगर आप आईएएस की तैयारी करते हैं तो आपके पास है एक सुनहरा मौका। आईएएस की संपूर्ण तैयारी को ध्यान में रखकर स्टडी IQ लेकर आया है नया फाउंडेशन कोर्स, जिसमें आपको कराई जाएगी प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी। फाउंडेशन कोर्स में आपको 1000 घंटों से ज्यादा की लाइव क्लासेस, 1-to-1 मेंटोरशिप, डेली करंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज, सीसेट की क्लासेस, प्रीलिम्स और मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम तो मिलता ही है। साथ ही सबसे बड़ी सुविधा के तौर पर आपको मिलती है प्रीलिम्स पास करने पर पूरी फीस वापस की गारंटी। इसके अलावा टेस्ट में टॉप करने पर आपको हर महीने मिलेगा 11,000 रुपीज जीतने का मौका। तो तुरंत कीजिए अमृत लाइव कोड का यूज और जुड़िए सबसे कम प्राइस में हमारे बैच के गोल्ड, प्लैटिनम और डायमंड प्लान के साथ। अगर फिर भी कुछ कंफ्यूजन हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर दीजिए या फिर amrit@studiiq.com पर मुझे मेल कर दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों सऊदी की यात्रा पर हैं। वे सऊदी अरब और भारत के बीच स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल यानी SPC की दूसरी बैठक में हिस्सा लेने गए हैं। ये बीते दशक में भारतीय प्रधानमंत्री की तीसरी सऊदी यात्रा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी को भारत के सबसे जरूरी साझेदारों में से एक, विश्वसनीय मित्र और एक रणनीतिक सहयोगी बताया। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल यानी SPC को प्रधानमंत्री मोदी और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान द्वारा 2019 में गठित किया गया था। ये मंच दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों की नींव के रूप में कार्य करता है। SPC के जरिए उच्च स्तरीय कूटनीतिक जुड़ाव संभव हुआ है। यह विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग और सहभागिता को बढ़ाने में मददगार है। 4 सालों में SPC दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए एक प्रभावी माध्यम के तौर पर सामने आई है। इसके अलावा दोनों देश व्यापार के क्षेत्र में भी मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं। भारत सऊदी अरब का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, वहीं सऊदी अरब भारत का 5वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। आपको बता दें कि सऊदी अरब पश्चिम एशिया में अरेबियन पेनिनसुला पर स्थित एक देश है। यहां पर इस्लाम धर्म के 2 पवित्र शहर मक्का और मदीना स्थित हैं। सऊदी अरब के पश्चिम में गल्फ ऑफ अकाबा और रेड सी तो पूर्व में पर्शियन गल्फ स्थित है। सऊदी अरब अपनी सीमा इराक, जॉर्डन, कुवैत, ओमान, कतर और UAE से साझा करता है। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट नीरी को ताजमहल के नजदीक स्थित कांच उद्योग के प्रभाव का आकलन करने का आदेश दिया है। कोर्ट के आदेश के मुताबिक कांच उद्योग के प्रदूषण का ताजमहल पर कितना प्रभाव पड़ रहा है, ये पता लगाया जाना है। यदि असेसमेंट से यह साबित होता है कि इंडस्ट्रीज ताजमहल को प्रभावित कर रही हैं तो इन्हें शिफ्ट करने पर विचार किया जाएगा। कोर्ट ने इस असेसमेंट में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सहित सभी सरकारी एजेंसीज को नीरी की मदद करने का आदेश दिया है। नीरी यानी नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट CSIR की लैब है। यह संस्था पर्यावरण विज्ञान और इंजीनियरिंग के जरिए सतत विकास के समाधान पर काम करती है। इसका मुख्यालय नागपुर, महाराष्ट्र में है। CSIR यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट की संस्था है। इसका गठन एक स्वायत्त संस्था के तौर पर 1942 में हुआ था। इसे सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत पंजीकृत किया गया है। CSIR की पहुंच 37 राष्ट्रीय लैब्स के साथ पूरे देश में है। देश के प्रधानमंत्री CSIR के पदेन अध्यक्ष होते हैं। देखिए, ताजमहल के संरक्षण के मकसद से TTZ यानी ताज ट्रेपेजियम जोन अथॉरिटी का गठन किया गया है। TTZ तकरीबन 10,400 स्क्वायर किलोमीटर में फैला क्षेत्र है जो उत्तर प्रदेश के आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, हाथरस और एटा जिलों के अलावा राजस्थान के भरतपुर जिले में फैला है। सुप्रीम कोर्ट ने TTZ अथॉरिटी से भी ताजमहल संरक्षण को लेकर किए जा रहे प्रयासों को लेकर सवाल किए हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में स्थित आगरा यमुना नदी के किनारे बसा एक शहर है। आधुनिक आगरा नगर की स्थापना लोदी वंश के शासक सिकंदर लोदी ने 16वीं
सेंचुरी में की थी। इसका मकसद यमुना के नजदीक बसाए गए शहर से राजस्थान के शासकों पर नियंत्रण रखना था। जब शाहजहां मुगल सिंहासन पर बैठे तो आगरा स्थापत्य कला के शिखर पर पहुंच गया। ताजमहल का निर्माण मुगल शासक शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में कराया था। ताजमहल के मुख्य आर्किटेक्ट थे उस्ताद अहमद लाहौरी। ताजमहल को यूनेस्को विश्व विरासत स्थलों की सूची में 1983 में शामिल किया गया था। आइए जल्दी से देखते हैं आज का टर्म ऑफ द डे। टर्म ऑफ द डे है आज नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज, NAFLD। देखिए, NAFLD लीवर की ऐसी समस्या है जो आमतौर पर उन लोगों को प्रभावित करती है जो बहुत कम या बिल्कुल भी अल्कोहल कंज्यूम नहीं करते। इसमें लीवर पर बहुत ज़्यादा फैट जम जाता है। यह समस्या ओवरवेट या मोटापे का सामना कर रहे लोगों में देखी जाती है। मेटाबॉलिक इश्यूज का सामना कर रहे लोगों में भी यह समस्या होती है। पहला सवाल है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल, 22 अप्रैल, 24 अप्रैल या फिर 22 मई? दूसरा सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत सऊदी अरब का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। सऊदी अरब भारत का 5वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। भारत और सऊदी अरब के बीच रणनीतिक साझेदारी परिषद का गठन 2019 में किया गया था। उपर्युक्त में से सही कथन या कथनों का चुनाव कीजिए। केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर सभी तीनों। पहला सवाल था, ऑपरेशन अटलांटा संबंधित है यूएसए से, यूरोपियन यूनियन से, भारत से या फिर चीन से? सही जवाब है विकल्प बी, यानी यूरोपियन यूनियन से। और अगला प्रश्न था, हाल ही में पोप फ्रांसिस का निधन हो गया, वे किस देश से संबंधित है? अर्जेंटीना, मैक्सिको, इटली या फिर स्पेन? सही जवाब है विकल्प ए, यानी अर्जेंटीना। खबरों की शुरुआत से पहले जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए भीषण आतंकी हमले में मारे गए लोगों की दर्दनाक मौत पर स्टडी IQIS हिंदी की टीम गहरा शोक व्यक्त करती है। ईश्वर परिजनों को इस दुख को सहने की शक्ति प्रदान करें। यह हमला न केवल अमानवीयता की चरम सीमा है, बल्कि हमारे देश की शांति और एकता पर भी सीधा प्रहार है। हम सरकार और सुरक्षा बलों के साथ खड़े हैं और उम्मीद करते हैं कि दोषियों को जल्द ही न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। 23 अप्रैल यानी आज का दिन दुनिया भर में वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे के तौर पर मनाया जाता है। इस दिवस का मकसद देश दुनिया के लोगों, विशेष तौर पर बच्चों में किताबें पढ़ने की आदत विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना है। यह दिन आधुनिक वक्त में और भी ज़्यादा अहम हो जाता है क्योंकि आजकल लोग सूचनाएं हासिल करने के लिए डिजिटल स्रोतों का ज़्यादा इस्तेमाल करने लगे हैं। इस दिन के खास मौके पर यूनेस्को हर साल वर्ल्ड बुक कैपिटल का भी चुनाव करता है। साल 2025 के लिए वर्ल्ड बुक कैपिटल के तौर पर ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो का चुनाव किया गया है। इसके अलावा 23 अप्रैल को कॉपीराइट डे भी मनाया जाता है। पहले आसान भाषा में कॉपीराइट का मतलब समझ लीजिए। देखिए, कॉपीराइट बौद्धिक संपदा यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का लीगल राइट है। क्रिएटर्स या फिर रचनाकारों को उनके साहित्यिक और कलात्मक कार्यों पर जो अधिकार हासिल होते हैं उन्हें डिस्क्राइब करने के लिए कॉपीराइट का यूज किया जाता है। कॉपीराइट में पुस्तकों, संगीत, पेंटिंग, मूर्तिकला, फिल्मों से लेकर कंप्यूटर प्रोग्राम, डेटाबेस, विज्ञापन, नक्शे और तकनीकी चित्र तक को कवर किया जाता है। ऐसे समझिए कि जब आप कोई घर खरीदते हैं तो ये एक फिजिकल प्रॉपर्टी मानी जाती है। रजिस्ट्री के जरिए आप घर पर अपना मालिकाना हक रखते हैं, लेकिन विचार जो कि आपके दिमाग में उपजते हैं, इन विचारों को आपने किताब का रूप दिया और पब्लिश करा दिया, ये आपकी बौद्धिक संपदा है। लेकिन कल को कोई इस किताब की स्टोरी में 2-4 लाइन की फेरबदल करके अपने नाम से छपवा दे तो आप क्या करेंगे? कैसे क्लेम करेंगे? इसी के लिए कॉपीराइट काम करता है। आसान शब्दों में कॉपीराइट कॉपी करने का अधिकार है, लेकिन ये अधिकार किताब की रचना करने वाले ऑथर का होता है। ऑथर से परमिशन लेकर ही किताब को कॉपी किया जा सकता है या उस पर फिल्म बनाई जा सकती है। कॉपीराइट एक फिक्स्ड टाइम के लिए दिया जाता है। एक वक्त के बाद कॉपीराइट एक्सपायर हो जाता है, फिर किताब पब्लिक डोमेन में आ जाती है। आपको बता दें कि साल 1952 तक बौद्धिक संपदा को संरक्षित करने के लिए कोई वैश्विक व्यवस्था नहीं थी। 1952 में यूनेस्को ने यूनिवर्सल कॉपीराइट कन्वेंशन अपनाया और यह संधि 16 सितंबर 1955 को लागू हुई। इसी के साथ बौद्धिक और रचनात्मक कार्यों, क्रिएटिव वर्क के लिए वैश्विक गारंटी के तौर पर कॉपीराइट मार्क को भी अपनाया गया। भारत ने यूनिवर्सल कॉपीराइट कन्वेंशन को 21 अक्टूबर 1957 को रेटिफाई किया था। भारत में यह संधि 21 जनवरी 1958 से लागू है। बीते दिनों भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब की यात्रा पर थे। इस दौरान प्रधानमंत्री ने इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड कनेक्टिविटी को लेकर घोषणा की। दरअसल भारत और सऊदी के बीच अंडर सी इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड कनेक्टिविटी की योजना है। ये केबल्स अरब सागर में गहराई में इंस्टॉल करते हुए आपस में कनेक्ट की जाएंगी। अंडर सी केबल्स के जरिए पावर ग्रिड्स को जोड़ा जाएगा। साथ ही सप्लाई और डिमांड के केस में इलेक्ट्रिसिटी को यूज किया जा सकेगा। जैसे कि जब भारत को जरूरत है तो सऊदी अरब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर सकता है, वहीं सऊदी अरब की जरूरत के दौरान भारत सप्लायर बन सकता है।
सकता है। देखिए 2023 में भारत और सऊदी के बीच एक MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ था। इस समझौते के तहत दोनों देश इलेक्ट्रिसिटी इंटरकनेक्शन, पीक टाइम्स और इमरजेंसी के वक्त इलेक्ट्रिसिटी एक्सचेंज, नवीकरणीय ऊर्जा और ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन जैसे मुद्दों पर साथ मिलकर काम करेंगे। इस प्रोजेक्ट से भारत का स्टेटस एक ऊर्जा आयातक से ऊर्जा निर्यातक देश में बदल जाएगा। अभी भारत सऊदी अरब से तेल और LPG आयात करता है। तेल के मामले में सऊदी अरब भारत का तीसरा सबसे बड़ा स्रोत देश है। गौरतलब है कि 2018 में इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओसोवोक का कॉन्सेप्ट पेश किया था। ओसोवोक से क्या मतलब है? वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड। इसके तहत वैश्विक स्तर पर एक इंटरकनेक्टेड ग्रिड की बात की गई है, जिससे देशों के बीच नवीकरणीय ऊर्जा की सप्लाई की जाएगी। ओसोवोक का कॉन्सेप्ट इस बात पर आधारित है कि सन नेवर सेट्स यानी सूर्य कभी नहीं डूबता। मतलब यह कि जिस वक्त भारत में सूर्य की रोशनी हासिल नहीं हो रही, उस वक्त दुनिया के किसी देश को सूर्य की रोशनी मिल रही है। जब एक इंटरकनेक्टेड ग्रिड होगी तो सौर ऊर्जा का उत्पादन कभी भी नहीं रुकेगा। इंटरकनेक्टेड ग्रिड से ऊर्जा उत्पादन में लागत भी कम आएगी। ओसोवोक में ग्रिड का इंटरकनेक्शन केवल सौर ऊर्जा तक सीमित नहीं रहेगा, इसमें पवन ऊर्जा, जल विद्युत को भी शामिल किया जाएगा। भारत वर्तमान में नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और म्यांमार जैसे पड़ोसी देशों के साथ लगभग 4100 मेगावाट बिजली की लेन देन करता है। ग्रिड कनेक्टिविटी को लेकर भारत UAE, ओमान, सिंगापुर और थाईलैंड के संपर्क में भी है। आपको बता दें कि अंडर सी ग्रिड कनेक्शन को सबमरीन पावर केबल्स के तौर पर जाना जाता है। ये विशेष केबल्स होती हैं जिन्हें अंडर वाटर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन के लिए तैयार किया जाता है। ये एक जटिल और महंगी प्रक्रिया है। इसके इंस्टॉलेशन के लिए विशेष स्किल्स वाले पर्सनल्स की जरूरत होती है। अगर आप IAS की तैयारी करते हैं तो आपके पास है एक सुनहरा मौका। IAS की संपूर्ण तैयारी को ध्यान में रखकर स्टडी IQ लेकर आया है नया फाउंडेशन कोर्स, जिसमें आपको कराई जाएगी प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी। फाउंडेशन कोर्स में आपको 1000 घंटों से ज्यादा की लाइव क्लासेस, 1-to-1 मेंटोरशिप, डेली करंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज, CSET की क्लासेस, प्रीलिम्स और मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम तो मिलता ही है। साथ ही सबसे बड़ी सुविधा के तौर पर आपको मिलती है प्रीलिम्स पास करने पर पूरी फीस वापस की गारंटी। इसके अलावा टेस्ट में टॉप करने पर आपको हर महीने मिलेगा 11,000 रुपीज जीतने का मौका। तो तुरंत कीजिए अमृत लाइव कोड का यूज और जुड़िए सबसे कम प्राइस में हमारे बैच के गोल्ड, प्लैटिनम और डायमंड प्लान के साथ। अगर फिर भी कुछ कंफ्यूजन हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर दीजिए या फिर amrit@studiiq.com पर मुझे मेल कर दीजिए। फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी FTII पुणे और सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट SRFTI कोलकाता को शिक्षा मंत्रालय ने डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया है। यह दर्जा UGC यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की सिफारिश के बाद दिया गया है। UGC की वेबसाइट के मुताबिक डीम्ड यूनिवर्सिटी या डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी एक ही मीनिंग है। यूनिवर्सिटी के अलावा उच्च शिक्षा का कोई संस्थान या संस्थानों का समूह जो किसी विशिष्ट क्षेत्र में उच्च मानक का काम कर रहा हो, उसे UGC एक्ट 1956 की धारा 3 के अंतर्गत UGC की सलाह पर केंद्र सरकार द्वारा डीम्ड यूनिवर्सिटी घोषित किया जा सकता है। अब अगर आपको मन में सवाल आ रहा हो कि यूनिवर्सिटी और डीम्ड यूनिवर्सिटी में क्या फर्क है, तो उसका जवाब है कि दोनों ही डिग्री प्रदान करने वाले संस्थान हैं, लेकिन इनके एस्टैब्लिशमेंट का तरीका अलग अलग होता है। यूनिवर्सिटी की स्थापना UGC एक्ट की धारा 2F के तहत केंद्र या राज्य के एक्ट के द्वारा की जाती है। वहीं डीम्ड यूनिवर्सिटी को केंद्र सरकार की अधिसूचना के द्वारा UGC एक्ट 1956 की धारा 3 के तहत घोषित किया जाता है, जैसा कि FTII पुणे और SRFTI कोलकाता के मामले में किया गया। डीम्ड यूनिवर्सिटी के स्टेटस के बाद इन संस्थानों को डिप्लोमा के साथ साथ डिग्री प्रदान करने का अधिकार भी मिल जाएगा। साथ ही दोनों संस्थान NIRF रैंकिंग में शामिल होंगे। इसके अलावा इन्हें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत ABC यानी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट के साथ इंटीग्रेट किया जा सकेगा। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट से क्या मतलब है? ये एक डिजिटल स्टोर हाउस की तरह है, जिसमें मार्क्स और ग्रेड्स को स्टोर किया जा सकता है। इसमें विद्यार्थी का अपना डिजिटल अकाउंट होगा। विद्यार्थी ने जिस कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एनरोल किया है, वहां पर 50% कोर्स पूरा करना अनिवार्य है। उसके बाद का कोर्स वो किसी दूसरे कॉलेज या यूनिवर्सिटी से पूरा कर सकता है। इससे कई तरह के लाभ होंगे, जैसे स्टूडेंट मोबिलिटी, एकेडमिक फ्लेक्सिबिलिटी और विद्यार्थियों को अपने लर्निंग पाथ का चुनाव खुद करने का मौका मिलेगा। मान लीजिए कॉलेज के दौरान कोई विद्यार्थी अपने स्टार्टअप के आइडिया पर काम करता है या करना चाहता है, तो अपने ग्रेड्स को स्टोर करके अपने स्टार्टअप या ऐसे किसी विचार को समय दे सकता है।
बाद में कोर्स वहीं से शुरू किया जा सकता है। शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक दोनों संस्थानों को डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा मिलने से फिल्म और मीडिया शिक्षा में ज्यादा ऑटोनॉमी देखने को मिलेगी। आपको बता दें कि एफटीआईआई की स्थापना भारत सरकार द्वारा 1960 में पुणे के तत्कालीन प्रभात स्टूडियो के प्रीमाइसेस में की गई थी। पहले इसे भारतीय फिल्म संस्थान के नाम से जाना जाता था। यह सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का एक विभाग था। वर्तमान में इसे सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत एक एकेडमिक इंस्टीट्यूट का दर्जा हासिल है। वहीं सत्यजीत रे फिल्म और टेलीविजन संस्थान कोलकाता की स्थापना हुई थी 1995 में। भारत सरकार द्वारा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत यह एक स्वायत्त शैक्षणिक संस्थान है। हाल ही में विश्व बैंक ने साउथ एशिया डेवलपमेंट अपडेट रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट में भारत के ग्रोथ के अनुमान को 4 परसेंटेज पॉइंट कम आंका गया है। वैश्विक स्तर पर चल रही अनिश्चितताओं के मद्देनजर वर्तमान वित्त वर्ष के लिए भारत की ग्रोथ रेट 6.3% आंकी गई है, जबकि पहले के अनुमानों में विश्व बैंक ने वर्तमान वित्त वर्ष के लिए भारत की ग्रोथ रेट 6.7% आंकी थी। विश्व बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में वित्त वर्ष 2024-25 में ग्रोथ निराशाजनक रही, क्योंकि निजी निवेश में वृद्धि धीमी रही। वहीं पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर सरकार के लक्ष्यों को पूरा नहीं कर पाए। इससे पहले आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भी भारत की ग्रोथ रेट में कमी आंकी है। आईएमएफ ने वर्तमान वित्त वर्ष के लिए भारत की ग्रोथ रेट 6.2% बताई है, जबकि जनवरी 2025 में आईएमएफ ने आंकड़ा 6.5% के करीब बताया था। विश्व बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक अर्थव्यवस्था में बढ़ती अनिश्चितता के चलते दक्षिण एशिया की विकास की संभावनाएं कमजोर हुई हैं। इस क्षेत्र के अधिकांश देशों की ग्रोथ रेट के अनुमान कम कर दिए गए हैं। 2025 में दक्षिण एशिया की ग्रोथ रेट का अनुमान 5.8% के करीब लगाया जा रहा है। आइए देखते हैं आज का टर्म ऑफ द डे। आज का टर्म ऑफ द डे है एंडोगेमी। इसके लिए हिंदी शब्द है अंतर्विवाह। एंडोगेमी अपने समान समूह में विवाह करने की प्रथा को कहा जाता है। आमतौर पर इसे एक सांस्कृतिक रिवाज के तौर पर अपनाते हैं। एंडोगेमी में भी कई प्रकार होते हैं, जैसे ट्राइबल एंडोगेमी। इसमें समान जनजाति समूह में विवाह किया जाता है। रिलीजियस अंतर्विवाह, धार्मिक अंतर्विवाह, इसमें समान धर्म में ही विवाह होता है, जैसे किसी सिख व्यक्ति द्वारा सिख धर्म के दूसरे व्यक्ति से विवाह। कास्ट एंडोगेमी यानी जाति अंतर्विवाह समान जाति में विवाह से संबंधित है। पहला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे 23 अप्रैल को मनाया जाता है। भारत ने यूनिवर्सल कॉपीराइट कन्वेंशन को रेटिफाई किया है। 2025 के लिए वर्ल्ड बुक कैपिटल के तौर पर रियो डी जेनेरियो का चुनाव किया गया है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3 या फिर इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया गया प्रोजेक्ट सिक्योर संबंधित है सुरक्षित इंटरनेट कनेक्शन से, सुरक्षित मातृत्व से, समुद्र से कार्बन डाइऑक्साइड निकालने से या फिर नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन से। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल, 22 अप्रैल, 24 अप्रैल या फिर 22 मई। सही जवाब है विकल्प बी यानी 22 अप्रैल। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत सऊदी अरब का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। सऊदी अरब भारत का 5वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। भारत और सऊदी अरब के बीच रणनीतिक साझेदारी परिषद यानी एसपीसी का गठन 2019 में किया गया था। सही कथन या कथनों को चुनना है। केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर सभी तीनों। सही जवाब है सभी तीनों कथन सही हैं यानी विकल्प डी। 24 अप्रैल का दिन भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इस मौके पर पंचायती राज मंत्रालय द्वारा बिहार के मधुबनी जिले की लोहना उत्तर ग्राम पंचायत में एक राष्ट्रीय स्तर का इवेंट आयोजित किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए थे। साथ ही पंचायती राज मंत्रालय द्वारा स्पेशल कैटेगरी नेशनल पंचायत अवार्ड प्रदान किए गए। इन कैटेगरीज में क्लाइमेट एक्शन स्पेशल पंचायत अवार्ड, कास्पा आत्मनिर्भर पंचायत स्पेशल अवार्ड ANPSA और पंचायत क्षमता निर्माण सर्वोत्तम संस्था पुरस्कार PKNSSP शामिल हैं। कास्पा कैटेगरी में पंचायतों को जलवायु परिवर्तन के प्रति एक जिम्मेदार स्थानीय निकाय के तौर पर काम करने के लिए बढ़ावा दिया जाता है। इस कैटेगरी में 3 पंचायतों को पुरस्कृत किया गया है। इनमें रैंक 1 पर है महाराष्ट्र के गोंदिया जिले की दव्वा एस ग्राम पंचायत। वहीं रैंक 2 पर रही है कर्नाटक के हासन जिले की बिरदाहल्ली ग्राम पंचायत। रैंक 3 मिली है बिहार के समस्तीपुर जिले की मोतीपुर ग्राम पंचायत को। ANPSA कैटेगरी में पंचायतों के स्वयं के राजस्व से आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिए जाने पर जोर दिया जाता है। इस कैटेगरी में रैंक 1 पर है तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले की मॉल ग्राम पंचायत। वहीं रैंक 2 पर रही है ओडिशा के मयूरभंज जिले की हटबदरा ग्राम पंचायत। ओडिशा
रैंक 3 हासिल हुई है आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले की गोलापुडी ग्राम पंचायत को। इसके अलावा पंचायत क्षमता निर्माण सर्वोत्तम संस्था पुरस्कार के तहत ऐसे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को अवार्ड दिए जाते हैं जो पंचायतों के स्तर पर लीडरशिप को ट्रेनिंग देने का काम करते हैं। इस कैटेगरी का गठन पंचायती राज मंत्रालय द्वारा साल 2023 में किया गया था। इसके तहत अवार्ड 2024 में भी दिए गए थे, लेकिन कास्पा और ANPSA कैटेगरीज में पहली बार अवार्ड दिए गए। इस कैटेगरी में रैंक 1 पर केरल इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, वहीं रैंक 2 पर राज्य ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान ओडिशा और रैंक 3 पर राज्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान असम को जगह दी गई है। आप जानते हैं राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है? दरअसल 24 अप्रैल 1993 को 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 लागू हुआ था। एक बात यहां पर समझिए कि ऐसा नहीं है कि 73वें संविधान संशोधन से पहले भारत में पंचायतें नहीं थी। पंचायतों का वर्णन तो भारत में वैदिक काल के साहित्य तक में मिलता है। अतीत में जो पंचायतें थीं वे लोकतांत्रिक आधार पर आधारित नहीं थीं। इनमें समाज के उच्च वर्ग का ही वर्चस्व था। 73वें संविधान से लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई है, जिसका मकसद जन भागीदारी को बढ़ाकर विकास के निचले स्तर तक ले जाना है। 73वें संविधान संशोधन के जरिए संविधान में भाग 9 और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। इस अनुसूची में कुल 29 विषय हैं जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पंचायतों को दी गई है। भाग 9 में अनुच्छेद 243 से 243O तक पंचायतों से संबंधित प्रावधानों का जिक्र है। एक्ट के जरिए 3 टियर यानी त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की व्यवस्था की गई है। भारत में 1957 में गठित बलवंत राय मेहता समिति ने ग्रामीण क्षेत्रों में त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली का सुझाव दिया था। वहीं पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की सिफारिश LM सिंघवी समिति के द्वारा की गई थी। पंचायतों के चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा कराए जाते हैं। आप जानते हैं डॉक्टर अंबेडकर और पंडित जवाहरलाल नेहरू दोनों ही पंचायतों को भारत के संविधान में शामिल करने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन महात्मा गांधी पंचायतों के उतने ही बड़े हिमायती थे। संविधान सभा में हुई बहसों में पंचायतें एक बड़ा मुद्दा थीं। गांधीवादी मूल्यों को मानने वाले सदस्यों और डॉक्टर अंबेडकर के बीच इस मुद्दे पर खूब बहस हुई। देखिए, महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, लेकिन उनकी वैल्यूज को फॉलो करने वाले कई लोग संविधान सभा के सदस्य थे। कई बार ये लोग महात्मा गांधी से सलाह लेने भी आते थे। इस बारे में गांधीवादी अर्थशास्त्री प्रोफेसर JD सेठी ने बताया था कि गांधी जी कांग्रेस के नेताओं से कहते थे कि यदि पंचायतों को भारतीय लोकतंत्र का केंद्रीय स्तंभ नहीं बनाया जा रहा तो मेरे पास सलाह के लिए आने की जरूरत नहीं है। इस तरह महात्मा गांधी के दबाव या प्रभाव के चलते पंचायतें संविधान का हिस्सा बन सकीं। पंचायतों को संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया था। संविधान के अनुच्छेद 40 के मुताबिक सरकार को गांव के स्तर पर पंचायतों को गठित करने के कदम उठाने होंगे, साथ ही स्वशासन की इकाई के तौर पर कार्य करने की शक्तियां प्रदान करनी होंगी। गौरतलब है कि नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है। मतलब ये कि मूल अधिकारों की तरह इन्हें लागू करवाने के लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते। ये सरकारों के लिए गाइडलाइंस के तौर पर काम करते हैं। इस तरह पंचायतें संविधान का हिस्सा तो बनी, लेकिन नीति निर्देशक तत्वों में शामिल होने के चलते इनका गठन अनिवार्य नहीं था। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा आजादी के सालों बाद 73वें संविधान संशोधन के जरिए दिया गया था। पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को कूटनीतिक तौर पर जवाब दिया है। कई फैसलों में भारत का एक फैसला है पाकिस्तान के साथ 1960 की सिंधु जल संधि यानी IWT को तत्काल प्रभाव से स्थगित करना। यह संधि तब तक स्थगित रहेगी जब तक पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को सपोर्ट देना बंद नहीं करता। भारत का यह फैसला कई मायनों में अलग है, क्योंकि सिंधु जल संधि को भारत द्वारा पहली बार सस्पेंड किया गया है। भारत और पाकिस्तान के बीच 4 युद्ध हो चुके हैं। दशकों से भारत पाकिस्तान द्वारा पोषित आतंकवाद का सामना कर रहा है, लेकिन इन उतार चढ़ावों के बीच IWT को कभी सस्पेंड नहीं किया गया। यह समझौता दुनिया के सफल अंतर्राष्ट्रीय समझौतों में से एक माना जाता है। सिंधु जल संधि का सस्पेंशन दिखाता है कि भारत अपने नागरिकों को किसी भी डिप्लोमेटिक मूव से ज्यादा महत्व देता है। एक बार हम सिंधु जल संधि के बैकग्राउंड के बारे में जान लेते हैं। देखिए, 1947 में भारत का विभाजन करके पाकिस्तान देश बनाया गया। दोनों देशों के बीच जमीन का बंटवारा भी हो गया, लेकिन नदियां जो दोनों देशों के बीच साझी थीं, उनका कोई तय विभाजन नहीं हुआ था। सिंधु और उसकी सहायक नदियां तो भारत से होकर पाकिस्तान जा रही थीं, इसलिए पाकिस्तान को इन नदियों के पानी को लेकर खासी चिंता थी। 4 मई 1948 को एक इंटर डोमिनियन अकॉर्ड साइन हुआ, जिसके मुताबिक भारत पाकिस्तान को सालाना पेमेंट के बदले पानी रिलीज करेगा। यह अरेंजमेंट बहुत फिजिबल नहीं था। फिर इसे लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच वार्ता शुरू हुई। 9 साल चले नेगोशिएशंस के बाद 19 सितंबर 1960 को कराची में भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौते पर हस्ताक्षर हुए। इसमें मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी वर्ल्ड बैंक ने। इस समझौते में वर्ल्ड बैंक हस्ताक्षरकर्ता भी है। हालांकि वर्ल्ड बैंक की भूमिका के एक सीमित स्तर तक ही है, जो कि दोनों देशों के बीच उठने वाले
वाले डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने तक सीमित है। समझौते पर भारत की तरफ से साइन किए थे पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, वहीं पाकिस्तान की ओर से हस्ताक्षर किए थे उनके पूर्व राष्ट्रपति अयूब खान ने। यह समझौता सिंधु और उसकी 5 सहायक नदियों को लेकर हुआ, जिन्हें पंचनद कहा जाता है। इस समझौते के तहत पूर्वी नदियां, जिसमें सतलज, ब्यास और रावी शामिल हैं, पूर्वी नदियों का पानी भारत को अनरेस्ट्रिक्टेड यूज के लिए मिला है। वहीं पश्चिमी नदियां, जिसमें सिंधु, चिनाब और झेलम शामिल हैं, इनके पानी का इस्तेमाल पाकिस्तान द्वारा किया जाता है। इस समझौते में एग्जिट क्लॉज यानी संधि से बाहर निकलने का कोई प्रावधान नहीं है। मतलब यह कि भारत या पाकिस्तान दोनों में से कोई भी देश एक तरफा तरीके से संधि से बाहर नहीं हो सकता। संधि में किसी भी तरह का बदलाव करने के लिए दोनों पक्षों की मंजूरी जरूरी है। इसीलिए भारत ने संधि के सस्पेंशन का ऐलान किया है, न कि इसे खत्म करने का। संधि में एक तरफा तरीके से खत्म करने का प्रावधान नहीं है, लेकिन विवाद की स्थिति में रिजोल्यूशन मैकेनिज्म का मेंशन संधि की धारा 9 में किया गया है। इसके तहत विवाद की स्थिति में स्थायी सिंधु आयोग के सामने शिकायत पेश की जा सकती है। वहां न सुलझने की स्थिति में तटस्थ विशेषज्ञ के सामने मामले को रखा जा सकता है और अंततः मध्यस्थों के एक मंच के समक्ष विवाद को पेश किया जाता है। भारत के ऐलान के बाद पाकिस्तान की तरफ से भी बयान आया है। पाकिस्तान ने इसे वाटर वॉरफेयर नाम दिया है। पाकिस्तान ने भारत के कदम को गैर विधिक बताया है, साथ ही भारत के इस कदम को चैलेंज करने की बात कही है। भारत के फैसले के बाद पाकिस्तान ने भारत के लिए अपने एयर स्पेस बंद कर दिए हैं। पाकिस्तान ने शिमला समझौते को स्थगित करने की घोषणा भी की है। अगर आप आईएएस की तैयारी करते हैं तो आपके पास है एक सुनहरा मौका। आईएएस की संपूर्ण तैयारी को ध्यान में रखकर स्टडी IQ लेकर आया है नया फाउंडेशन कोर्स, जिसमें आपको कराई जाएगी प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी। फाउंडेशन कोर्स में आपको 1000 घंटों से ज्यादा की लाइव क्लासेस, 1-to-1 मेंटोरशिप, डेली करंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज, सीसेट की क्लासेस, प्रीलिम्स और मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम तो मिलता ही है। साथ ही सबसे बड़ी सुविधा के तौर पर आपको मिलती है प्रीलिम्स पास करने पर पूरी फीस वापस की गारंटी। इसके अलावा टेस्ट में टॉप करने पर आपको हर महीने मिलेगा 11,000 रुपीज जीतने का मौका। तो तुरंत कीजिए अमृत लाइव कोड का यूज और जुड़िए सबसे कम प्राइस में हमारे बैच के गोल्ड, प्लैटिनम और डायमंड प्लान के साथ। अगर फिर भी कुछ कंफ्यूजन हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर दीजिए या फिर amrit@studiiq.com पर मुझे मेल कर दीजिए। 24 अप्रैल का दिन भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक लैंडमार्क जजमेंट के लिए भी जाना जाता है। 24 अप्रैल 1973 के दिन 13 जजों की बेंच ने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में फैसला सुनाया था। इसे फंडामेंटल राइट्स केस के नाम से भी जाना जाता है। इस मामले में केरल के एक मठ के प्रमुख केशवानंद भारती ने कोर्ट में याचिका दायर की थी। दरअसल मठ की भूमि का केरल भूमि सुधार संशोधित अधिनियम 1969 के तहत अधिग्रहण कर लिया गया था। केशवानंद भारती ने सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 के तहत याचिका डाली। उन्होंने अनुच्छेद 25, 26, 14, 19, 1F और अनुच्छेद 31 के मौलिक अधिकारों की रक्षा की मांग की। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन यानी मूल ढांचा सिद्धांत को मान्यता दी। इसका मतलब यह है कि संसद चाहे तो संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान के कुछ मूल तत्वों को वो बदल या खत्म नहीं कर सकती। इन मूल तत्वों में लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, भारत की संप्रभुता, कानून का शासन और न्यायपालिका की स्वतंत्रता जैसे प्रावधान शामिल हैं। इस केस में पहली बार तय हुआ कि संसद को संविधान संशोधन का अधिकार है, लेकिन वो संविधान की मूल आत्मा को नहीं बदल सकती। इसके मुताबिक अनुच्छेद 368 के तहत संसद के संवैधानिक अधिकार उसे संविधान की मूल संरचना को बदलने की शक्ति नहीं देते। संसद संविधान की मूल संरचना से जुड़े प्रावधानों में संशोधन नहीं कर सकती। मतलब यह कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन केवल उस सीमा तक जहां तक संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर यानी मूल ढांचा अफेक्टेड ना हो। गौरतलब है कि इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण केस 1975 में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर थियरी का यूज किया था। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने 39वें संविधान संशोधन के प्रावधान को रद्द कर दिया था। इस प्रावधान में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव को सभी कोर्ट्स के जजमेंट से बाहर कर दिया गया था। कोर्ट ने न्यायिक समीक्षा को संविधान का हिस्सा बताते हुए इस प्रावधान को रद्द किया था। वर्तमान समय में केशवानंद भारती फैसले का महत्व और भी बढ़ गया है, क्योंकि जब भी सरकारें मौलिक अधिकारों पर अतिक्रमण करने की कोशिश करती हैं तो अदालतें केशवानंद फैसले के आधार पर उन्हें रोकती हैं। हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस फैसले की आलोचना भी की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जज BV नागरत्ना ने इसे भारत में ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का उदाहरण बताया है। इस फैसले के बदौलत अनुच्छेद 21 को बहुत विस्तार मिला है। अब इसमें जीवन के अधिकार के साथ साथ
आवास, शिक्षा, पर्यावरण जैसे अधिकार भी शामिल माने जाते हैं। यह फैसला संविधान को एक संतुलन और स्थायित्व देने वाला स्तंभ बन गया है। आपको बता दें कि संविधान में कहीं भी मूलभूत ढांचे यानी बेसिक स्ट्रक्चर की बात नहीं की गई है। यह जुडिशरी द्वारा किया गया नवाचार है जो कि केशवानंद भारती मामले से ओरिजिनेट हुआ है। पहलगाम आतंकी हमले के बीच देश की सुरक्षा को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। खबरें आ रही थी कि पाकिस्तान कराची तट के पास मिसाइल परीक्षण कर सकता है। इसी दौरान भारतीय नौसेना के डिस्ट्रॉयर INS सूरत ने अरब सागर में समुद्र की सतह के पास टारगेट को निशाना बनाया है। इसके जरिए भारतीय नौसेना ने मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल यानी MRSAM का टेस्ट किया है। नौसेना का यह सफल परीक्षण देश की डिफेंस कैपेबिलिटीज में एक माइलस्टोन के तौर पर देखा जा रहा है। आपको बता दें कि INS सूरत को प्रोजेक्ट 15B के तहत तैयार किया गया है। यह विशाखापट्टनम क्लास का चौथा स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर जहाज है। इसे भारतीय नेवी में जनवरी 2025 में कमीशन किया गया था। MRSAM एक हाई रिस्पॉन्स, क्विक रिएक्शन और वर्टिकली लॉन्च्ड सुपरसोनिक मिसाइल है। इसे DRDO और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के द्वारा मिलकर तैयार किया गया है। इसे मिसाइल्स, विमानों, गाइडेड बॉम्ब और हेलीकॉप्टर्स जैसे हवाई खतरों को बेअसर करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी रेंज 70 किलोमीटर तक बताई जा रही है। आइए देखते हैं आज का टर्म ऑफ द डे। आज का टर्म ऑफ द डे है CCS यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी। CCS की अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है और ये समिति रक्षा, नीति, व्यय, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े अहम मुद्दों पर निर्णय और विचार के लिए जिम्मेदार है। आमतौर पर इसके सदस्यों में प्रधानमंत्री के अलावा रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री और विदेश मंत्री शामिल होते हैं। हाल ही में पहलगाम घटना के बाद से CCS की मीटिंग के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान को टारगेट करते हुए कई फैसले किए हैं। कैबिनेट कमिटीज का जिक्र संविधान में नहीं है। इन्हें मंत्रियों के एक छोटे समूह के तौर पर गठित किया जाता है जिससे यूनियन कैबिनेट के बोझ को कम किया जा सके। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2025 के लिए बिहार के मधुबनी में एक राष्ट्रीय स्तर का आयोजन किया गया था। 73वें संविधान संशोधन के जरिए संविधान में भाग 9 और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। सही कथन या कथनों को चुनना है, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर सभी तीनों। अगला प्रश्न है, स्टील उत्पादन के मामले में भारत का वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा? पहला सवाल था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे 23 अप्रैल को मनाया जाता है। भारत ने यूनिवर्सल कॉपीराइट कन्वेंशन को रेटिफाई किया है। 2025 के लिए वर्ल्ड बुक कैपिटल के तौर पर रियो डी जेनेरियो का चुनाव किया गया है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है विकल्प C यानी सभी 3। अगला प्रश्न था, इंग्लैंड में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया गया प्रोजेक्ट सिक्योर संबंधित है सुरक्षित इंटरनेट कनेक्शन से, सुरक्षित मातृत्व से, समुद्र से कार्बन डाइऑक्साइड निकालने से, नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन से। सही जवाब है विकल्प C यानी समुद्र से कार्बन डाइऑक्साइड निकालने से। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत द्वारा सिंधु जल समझौते को स्थगित करने के रिएक्शन में पाकिस्तान ने शिमला समझौते के सस्पेंशन की घोषणा की है। आइए एक बार शिमला समझौते के बेसिक पॉइंट्स पर बात कर लेते हैं। देखिए, 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध में पाकिस्तान को शिकस्त मिली थी और पूर्वी पाकिस्तान अलग होकर बांग्लादेश बन गया था। शिमला में तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच लंबी वार्ता के बाद जो समझौता हुआ उसे शिमला समझौता कहते हैं। यह समझौता भारत पाक संबंधों में बेहद अहम माना जाता है। इस समझौते में भारत चाहता था कि सारे मुद्दे केवल द्विपक्षीय बातचीत से सुलझे, वहीं पाकिस्तान कश्मीर के मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाने की गुंजाइश चाहता था। आखिरकार शिमला समझौता हुआ। इस समझौते का मकसद भारत और पाकिस्तान के बीच मैत्रीपूर्ण और सौहार्दपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देना और शांति स्थापित करना था। इस पर 2 जुलाई 1972 को तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो ने हस्ताक्षर किए। इस समझौते के जरिए तय हुआ कि भारत और पाकिस्तान आपस के सभी विवाद शांति से और केवल द्विपक्षीय वार्ता से सुलझाएंगे। मतलब यह कि किसी तीसरे देश या संगठन की मध्यस्थता नहीं होगी। समझौते के तहत तय किया गया कि दोनों देश एक दूसरे की सीमाओं और राजनीतिक आजादी का सम्मान करेंगे। इस समझौते का अनुच्छेद 1 कहता है कि द 2 countries, India and Pakistan, have agreed that the principles and purposes of Charter of the United Nations shall govern the relations between them. The 2 countries shall settle their differences by peaceful means through bilateral negotiations or by any other peaceful means mutually agreed upon.
समझौते में दोनों देशों के विवादों को द्विपक्षीय स्तर पर सुलझाने की बात की गई है, लेकिन पाकिस्तान कश्मीर मुद्दे में यूएन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, चीन और यूएसए को शामिल करता है, जो कि दिखाता है कि समझौते के तहत किए गए कमिटमेंट्स पर पाकिस्तान खरा नहीं उतरा। इस समझौते के तहत भारत ने करीब 93,000 पाकिस्तानी युद्धबंदियों को भी रिहा किया था, जो इतिहास में सबसे बड़ी युद्धबंदी रिहाई में से एक है। समझौते में जम्मू कश्मीर में जो सीज फायर लाइन थी उसे ही लाइन ऑफ कंट्रोल LOC नाम दिया गया। इस पर दोनों देशों ने वादा किया कि वे इसमें एक तरफा तरीके से बदलाव नहीं करेंगे। समझौते के तहत भारत ने पश्चिमी सीमा पर युद्ध में ली गई लगभग 13,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन वापस कर दी, लेकिन कुछ रणनीतिक क्षेत्रों को अपने पास बरकरार रखा। इस समझौते में पाकिस्तान ने औपचारिक रूप से बांग्लादेश को एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में मान्यता दी थी, जिसे भारत की बड़ी जीत के तौर पर देखा जाता है। समझौते ने दोनों देशों के बीच शांति की एक रूपरेखा तो बनाई, लेकिन तनाव खत्म नहीं हुआ। इसके बाद भी सियाचिन संघर्ष 1984, कारगिल युद्ध 1999 और कई अन्य झड़पें और बड़ी आतंकी घटनाएं हुई। आज भी भारत जब पाकिस्तान के साथ बातचीत में तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को खारिज करता है तो वह शिमला समझौते का हवाला देता है। वहीं पाकिस्तान कई बार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर का मुद्दा उठाने की कोशिश करता है और इसी समझौते की अलग व्याख्या करता है। 25 अप्रैल का दिन दुनिया भर में विश्व मलेरिया दिवस के तौर पर मनाया जाता है। 2025 के लिए इस दिन की थीम मलेरिया एंड्स विथ अस, रीइन्वेस्ट, रीइमेजिन, रीइग्नाइट रखी गई है। इंसानों में मच्छर के काटने से फैलने वाला मलेरिया एक गंभीर बीमारी है। मलेरिया के लिए जिम्मेदार प्लाज्मोडियम पैरासाइट होता है, लेकिन इसे फैलाने का काम मच्छर करते हैं। इंसानों में फीमेल एनोफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया फैलता है। इंसानों में पैरासाइट से संक्रमित मच्छर के काटने से 10 से 14 दिन के बाद मलेरिया रोग होता है। मलेरिया के लिए 5 तरह के प्लाज्मोडियम पैरासाइट जिम्मेदार हैं। इनमें शामिल हैं पी मलेरिया, पी ओवाले, पी नोवेसी, पी फाल्सीफेरम और पी विवैक्स। पी फाल्सीफेरम और पी विवैक्स सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं। मलेरिया का इलाज संभव है, साथ ही इसे फैलने से रोका जा सकता है। यह पर्सन टू पर्सन नहीं फैलता। मच्छरों से बचाव और मेडिसिन के जरिए इसका इलाज संभव है। आमतौर पर मलेरिया पूरी दुनिया में ही होता है, लेकिन इसके ज़्यादातर मामले गर्म तापमान और उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं। इसलिए पूरी दुनिया में मलेरिया के 94% मामले अफ्रीका रीजन में देखने को मिलते हैं। भारत में आमतौर पर पी फाल्सीफेरम और पी विवैक्स मलेरिया के मामले रिपोर्ट होते हैं। भारत ने 2030 तक पूरे देश से मलेरिया का उन्मूलन करने का लक्ष्य रखा है। मलेरिया उन्मूलन से मतलब है एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में विशेष मलेरिया पैरासाइट स्पीशीज का स्थानीय स्तर पर ट्रांसमिशन रुक जाना। ऐसे देश जहां पर स्थानीय स्तर पर 3 सालों से लगातार मलेरिया का कोई केस दर्ज नहीं किया गया है, वे WHO में मलेरिया उन्मूलन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जनवरी 2025 तक उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक 45 देश और 1 टेरिटरी को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। 2025 में जॉर्जिया इस टैग को हासिल करने वाला नवीनतम देश है। चीन और USA दोनों को WHO द्वारा मलेरिया मुक्त का दर्जा दिया गया है। वहीं वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2024 के मुताबिक 2023 तक भारत ने मलेरिया के मामलों में 97% से ज्यादा की कमी दर्ज की है। 2023 में मलेरिया मामलों की संख्या 2 मिलियन के करीब और इससे होने वाली मौतों की संख्या 83 के करीब पहुंच गई है। 2024 में भारत को WHO के मलेरिया के लिए बने हाई बर्डन टू हाई इंपैक्ट HBHI ग्रुप से भी बाहर कर दिया गया है। भारत के मलेरिया उन्मूलन की दिशा में कई स्तरों पर किए जा रहे प्रयासों का योगदान है। 2016 में भारत ने नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिमिनेशन लॉन्च किया था। इसका मकसद था 2027 तक मलेरिया के इंडिजिनस मामलों को 0 पर ले आना। इसी फ्रेमवर्क पर बेस्ड नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर मलेरिया एलिमिनेशन को लॉन्च किया गया है, जो कि टेस्टिंग, ट्रीटिंग और ट्रैकिंग के अप्रोच पर आधारित है। इसके अलावा इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म के जरिए रियल टाइम में डेटा ट्रैकिंग का काम किया जा रहा है। दोस्तों, मलेरिया के फैलाव में मच्छरों की बड़ी भूमिका होती है, इसलिए भारत ने अपनी रणनीति में इंटीग्रेटेड वेक्टर मैनेजमेंट को सेंटर में रखा है। इसमें इंडोर रेसिडुअल स्प्रेइंग यानी IRS और लॉन्ग लास्टिंग इंसेक्टिसाइडल नेट्स यानी LLINS ने मच्छरों की संख्या और ट्रांसमिशन साइकिल को कम करने में मदद की है। मलेरिया को लेकर भारत के 2 टारगेट्स को याद रखिए। एक है 2030 तक मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य, यानी मलेरिया को बिल्कुल खत्म कर देना। वहीं दूसरा लक्ष्य है 2027 तक स्थानीय स्तर पर मलेरिया के मामलों की संख्या को 0 पर ले आना। अगर आप IAS की तैयारी करते हैं तो आपके पास है एक सुनहरा मौका। IAS की संपूर्ण तैयारी को ध्यान में रखकर स्टडी IQ लेकर आया है नया फाउंडेशन कोर्स, जिसमें आपको कराई जाएगी प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी।
फाउंडेशन कोर्स में आपको 1000 घंटों से ज्यादा की लाइव क्लासेस, 1-to-1 मेंटोरशिप, डेली करंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज, सीसेट की क्लासेस, प्रीलिम्स और मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम तो मिलता ही है। साथ ही सबसे बड़ी सुविधा के तौर पर आपको मिलती है प्रीलिम्स पास करने पर पूरी फीस वापस की गारंटी। इसके अलावा टेस्ट में टॉप करने पर आपको हर महीने मिलेगा 11,000 रुपीज जीतने का मौका। तो तुरंत कीजिए अमृत लाइव कोड का यूज और जुड़िए सबसे कम प्राइस में हमारे बैच के गोल्ड, प्लैटिनम और डायमंड प्लान के साथ। अगर फिर भी कुछ कंफ्यूजन हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर दीजिए या फिर amrit@studiiq.com पर मुझे मेल कर दीजिए। ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले में विरोध प्रदर्शन के दौरान एक आदिवासी व्यक्ति की अर्थ मूवर मशीन के नीचे आ जाने से मौत हो गई। इसके बाद एनसीएसटी यानी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस पर स्वतः संज्ञान लिया। कमीशन के मुताबिक राउरकेला स्टील प्लांट द्वारा एक रेलवे लाइन प्रस्तावित है जिसका विरोध स्थानीय आदिवासी समुदाय के द्वारा किया जा रहा था। इसी दौरान ये घटना घटी है। कमीशन ने सुंदरगढ़ जिले के कलेक्टर और एसपी से इस पर रिपोर्ट मांगी है। आपको बता दें कि एनसीएसटी एक संवैधानिक निकाय है। इसका गठन संविधान के अनुच्छेद 338A के जरिए किया गया है। इस अनुच्छेद को संविधान में 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 से जोड़ा गया था। यह कमीशन देश भर में अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों के सुरक्षित करने और उनके विकास के लिए जिम्मेदार है। कुछ मामलों में कमीशन को सिविल कोर्ट की शक्तियां हासिल हैं। इन मामलों में भारत के किसी भी भाग से किसी भी व्यक्ति को बुलाना और हाजिर कराना, किसी डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ने पर हलफनामे पर एविडेंस के लिए, इसके अलावा किसी कोर्ट से पब्लिक रिकॉर्ड की मांग के लिए और ऐसा कोई भी मामला जिसे राष्ट्रपति नियम बनाकर इसकी शक्तियों में शामिल है। कमीशन की संरचना की बात करें तो इसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य शामिल होते हैं। 3 सदस्यों में कम से कम एक महिला का होना अनिवार्य है। अध्यक्ष का पद यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर की रैंक का होता है, वहीं उपाध्यक्ष का पद मिनिस्टर ऑफ स्टेट के बराबर रैंक होल्ड करता है। सदस्यों की रैंक भारत सरकार में सचिव के पद के बराबर होती है। वर्तमान में कमीशन के अध्यक्ष अंतर सिंह आर्या हैं। अध्यक्ष समेत सभी सदस्यों का कार्यकाल 3 साल का है। इन सभी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसरो के पूर्व अध्यक्ष के कस्तूरी रंगन का निधन हो गया है। वे इसरो के अध्यक्ष पद पर 1994 से 2003 के बीच काबिज रहे थे। इसके अलावा वे भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग में 9 साल तक सचिव के पद पर रहे। उन्होंने राज्यसभा के सदस्य के तौर पर भी काम किया था। साथ ही उन्होंने यूपीए सरकार के वक्त तत्कालीन योजना आयोग में सदस्य के तौर पर सेवाएं दी थीं। उन्हें भारत सरकार के नागरिक सम्मान पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण तीनों से सम्मानित किया गया था। इसरो में उनका कार्यकाल कई महत्वपूर्ण उपलब्धियों के लिए जाना जाता है। वे इसरो में एक्सपेरिमेंटल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट भास्कर 1 और 2 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे। उन्होंने पहले ऑपरेशनल भारतीय रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट IRS-1A का संचालन किया था। इसरो में उनके अध्यक्ष पद के दौरान ही पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV लॉन्च किया गया था। जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ने उनके कार्यकाल के दौरान अपनी पहली सफल परीक्षण उड़ान भरी थी। उनकी वैज्ञानिक उपलब्धियों में एक्सरे और गामा रे खगोल विज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान शामिल हैं, जिसमें उन्होंने कॉस्मिक एक्सरे स्रोतों और गामा किरणों के अध्ययन में बड़ी भूमिका निभाई थी। वे पश्चिमी घाट के संरक्षण पर बनी समिति के अध्यक्ष भी रहे थे। इस समिति ने कर्नाटक, गुजरात, गोवा, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र में फैले पश्चिमी घाट के 37% क्षेत्रफल को ESA यानी इको सेंसिटिव एरिया घोषित करने की सिफारिश की थी। नई शिक्षा नीति 2020 का ड्राफ्ट तैयार करने वाली 12 सदस्यीय समिति के अध्यक्ष के तौर पर भी के कस्तूरी रंगन काबिज रहे थे। साल 2016 में यूपीएससी द्वारा पूछे गए एक सवाल को देखिए। सवाल पूछा गया था, अक्सर खबरों में रहने वाली गाडगिल कमेटी रिपोर्ट और कस्तूरी रंगन कमेटी रिपोर्ट संबंधित है संवैधानिक सुधारों से, गंगा एक्शन प्लान से, नदियों को जोड़ने से या फिर पश्चिमी घाट के संरक्षण से? सही जवाब है विकल्प डी यानी पश्चिमी घाट के संरक्षण से। आइए जल्दी से देखते हैं आज का टर्म ऑफ द डे। आज का टर्म ऑफ द डे है NRI यानी नॉन रेजिडेंट इंडियन। यदि भारत का कोई नागरिक रोजगार, व्यवसाय, शिक्षा या किसी अन्य मकसद से भारत से बाहर जाकर रहता है तो उसे NRI कहा जाता है। NRI दर्जे वाले व्यक्ति के पास भारत की नागरिकता और पासपोर्ट होता है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के मुताबिक एक क्राइटेरिया है कि अगर कोई व्यक्ति एक वित्त वर्ष में 182 दिन से कम का समय भारत में गुजारता है तो उसे NRI माना जाता है। राष्ट्रीय जीरो मीजल्स रूबेला उन्मूलन अभियान के तहत मीजल्स और रूबेला बीमारियों के उन्मूलन का लक्ष्य किस वर्ष के लिए निर्धारित किया गया है? 2025, 26, 27 या फिर 30?
दूसरा प्रश्न है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग एक संवैधानिक संस्था है। इसका जिक्र भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338A में किया गया है। इसके अध्यक्ष के पद पर अनुसूचित जनजाति के सदस्य को ही नियुक्त किया जा सकता है। सही कथन या कथनों का चुनाव कीजिए, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर सभी तीनों। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2025 के लिए बिहार के मधुबनी में एक राष्ट्रीय स्तर का आयोजन किया गया था। 73वें संविधान संशोधन के जरिए संविधान में भाग 9 और 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। सही कथन या कथनों को चुनना था, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर सभी तीनों। सही जवाब है विकल्प डी, यानी सभी तीनों। दूसरा सवाल था, स्टील उत्पादन के मामले में भारत का वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा? सही जवाब है विकल्प बी, यानी दूसरा।